नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज चर्चा करने जा रहे हैं सत्ता संगठन और इसके समन्वय पर। दरअसल समन्वय इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बीते दिनों से कुछ चर्चाएं चल रही थी कि सत्ता और संगठन में उतनी बन नहीं पा रही। हालांकि बीजेपी के लोगों का माना जाए तो इस बात में दम नहीं है। बीजेपी का यह कहना है कि सत्ता संगठन में सब ऑल इज वेल है, मिशन 2023 पर पूरा फोकस है। तो वहीं बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनका 3 दिवसीय दौरा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने कई महत्वपूर्ण बैठकें भी ली। निगम मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की बात करें या शिवराज कैबिनेट के सदस्यों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक की बात करें, और एक अहम बैठक, काफी महत्वपूर्ण बैठक जो कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ हुई बीएल संतोष की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए और इस बैठक के माध्यम से प्रवक्ताओं को काफी न केवल जमीनी हकीकत से रूबरू होने का उन्होंने संदेश दिया, बल्कि साथ ही साथ तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ बीएल संतोष की एक अहम बैठक किसान मोर्चा की भी थी, जिसमें उन्होंने आगामी रणनीति, सत्ता संगठन और समन्वय तो हम लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो चलिए आपको शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्रियों का वक्तव्य सुनाते हैं इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर। क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री और एमएसएमई मंत्री ने, क्रमवार पहले ये सुन लीजिए। भी बैठक हुई, क्या खास निकला? ये भी कहा गया कि कहीं न कहीं संगठन और सत्ता के बीच में एक जो तालमेल होना चाहिए उस तरह से नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से, लेकिन जो जितना मैं ग्राह्य कर पाया बैठक में, मुझे लगता है कि हम आजीवन विद्यार्थी हैं या हमें होना चाहिए। अगर हमने ग्राह्यता कम कर दी, किसी व्यक्ति के निर्देशों के पालन की या कहीं से सकारात्मक ज्ञान आ रहा उसकी, तो वो हमें ये कहना चाह रहे थे कि आपकी जो क्षमता है, एक प्रशासन है, एक शासन है, आपको मिनिस्टर के नाते कुशल शासक भी होना है, कुशल प्रशासक भी होना है। हमको ब्लाइंडली ब्यूरोक्रेटिक इंस्ट्रक्शंस या फाइल सुझावों को फॉलो नहीं करना है। हमें ये देखना है कि जनहित में क्या है। हम अपना जीवन रोज जीते हैं, हर दिन कुछ नया करने की सोचते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि कल खराब था। आपके संबंध भी समाज के साथ, परिवार के साथ रोज है। रोज करेक्शन की बात क्यों करते हैं? तो जीवन जब तक है, जीवन के आखिरी क्षण तक हम ये सोचते और बेहतर कैसे किया जाए, और वही एक साल में एक बार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की एक बैठक होती है। उस बैठक में हम सबसे वही बातें होती है और बेहतर करने का प्रयास। तो बेहतर करने का प्रयास है, ये कहना है मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का। अच्छी बात भी है, तमाम बैठकों से बेहतर करने के लिए ही पार्टियां अग्रसर होती हैं। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है पटेल साहब। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का पुनः बहुत स्वागत है। आदरणीय सनवर पटेल जी, जाहिर सी बात है, सत्ता संगठन के समन्वय पर जब सवाल होते हैं तो बड़ा सोच समझ के जवाब देना होता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये तो साफ तौर पर कहना है कि सब ऑल इज वेल है, सब ओके है, बेहतर से बेहतर समन्वय हो, इसी के लगातार प्रयास होते रहते हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े होते हैं। खैर, यदि एक छोटा सा सवाल इसी में जोड़ते हुए मैं कहूं कि मुरलीधर राव साहब की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, उसमें भी काफी इनपुट सामने आए थे, जिसमें कई विधायकों का कहना था कि अधिकारी नहीं सुन पा रहे। और ये तो लगातार जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जाहिर सी बात है जनता के और ज्यादा करीब जाना, जनता की और जितनी परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए ही हो रही है। हेलो विवेक जी, आवाज आ रही मेरी? जी सनवर जी। देखिए विवेक जी, बहुत ही स्पष्ट है
आज से पहले भी मैंने कहा है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर ये बात दोहराते आए हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति में बैठक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है जी। कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे नीचे का कार्यकर्ता हो, चाहे मध्य प्रदेश के मंत्री हो, हमारे जब नेतृत्व आता है, हमारे संगठन मंत्री आते हैं तो वो उनके साथ बैठते हैं, उनके काम की समीक्षा करते हैं, उनको अगले टारगेट देते हैं। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया और दोनों ही मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम लोग सदैव सीखने का प्रयास करते हैं और हर व्यक्ति को अपने अंतिम पल तक सीखने का प्रयास करना चाहिए, ग्रहता बनना चाहिए जी। ऐसा अभी आपने रिपोर्ट में कहा है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ इतना अनुशासन है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी रीति नीति के साथ काम करती है, जनहितैषी काम करने के लिए योजनाएं बनाती है और कितना काम जनहितैषी हुआ है, जनता कैसे सुखी हो और उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये निरंतर काम भारतीय जनता पार्टी का चलता है। और यही आप तुलना करेंगे विवेक जी, जो हमारे विद्वान मित्र बैठे हैं यहाँ ना, कभी बैठकें होती है, यहाँ 15 माह की सरकार बनी और मुख्यमंत्री जब उनके थे कमलनाथ जी, उनसे पूछा कि भाई संगठन ये बोलता है तो उन्होंने कह दिया संगठन कौन होता है, संगठन नहीं संगठन, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी कांग्रेस है और संगठनात्मक जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ठीक है, नींव आधारित पार्टी, काफी अच्छा लगता है बैठ के इस तरह से होना। और खैर आपने काफी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। आनंद तारण जी, वाकई में कांग्रेस को जिस तरह से आनंदित होना चाहिए, हालांकि कमलनाथ जी ने जिस तरह से बैठक ली हो बीते समय में, हमने देखा था तमाम आपके बड़े एसटी क्षेत्र के जो नेता आए थे उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के लिए खासा फोकस हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी की क्रमवार इतनी महत्वपूर्ण बैठकें हो गई, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हो गई, बूथ समिति से बैठक हो गई, तमाम प्रवक्ताओं तक की बैठक हो गई, यानी कि 3 दिवसीय ये जो दौरा है इनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का, ये काफी बैठकों से भरा हुआ है। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी में और भी ज्यादा बैठकें होनी चाहिए जिससे धरातल तक एक अच्छा संदेश जाए? देखिए, हमारे यहाँ लगातार बैठकें हो रही हैं जी। हमारे नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बराबर दौरा, जन जागरण यात्रा आप देख ही रहे हैं, बराबर चल रही है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं चल रही है, भोपाल में भी चल रही है और पूरे प्रदेश के अन्य अंचलों में चल रही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इसकी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कमेटी है, पीसी शर्मा जी हैं और उनके साथ बहुत से लोगों को इसमें जवाबदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से हम लोग सब नेक टू नेक लोगों से वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल क्या जनता से दूरी बना के रखते हैं, केवल और केवल संगठन की बात करते हैं, संगठन की मजबूती की बात करते हैं। आप देखिए महदेले जी इनकी पूर्व मंत्री हैं, वो क्या बोल रही है, देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी व्यथा रोई है। बातें ऐसे ये बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं। इनके नेता कितने आज दुखी हैं इनकी पार्टी से, इनके वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस पार्टी को पुरस्कृत करा, फलवित करा, मजबूत करा, उनका क्या कहना है। और आप तो ये देखिए जो आज पावर में बैठे, संगठन की बात कर लो तो संगठन के इनके जवाबदार आदमी, राष्ट्रीय स्तर के आदमी बोलते हैं कि बनिए मेरी जेब में, इस जेब में और बामन दूसरी जेब में। एक विधायक कहते हैं कि घुटने तोड़ दो कांग्रेसियों के। आज अभी कल एक और अभी एपिसोड चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ उसका, वो मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब जो ठाकुर हैं उनकी ठकुराइनों को बाहर निकालो घर से और खींच के बाहर निकालो। इस तरह के बोल हो गए इनकी, जनता से दूरी हो गई। आज महंगाई चरम सीमा पर है, उसके बारे में संगठन में कोई चर्चा नहीं होती कि भाई महंगाई कहाँ जा रही है, लोग परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री के क्षेत्र की एक बेटी जो इंदौर में रहती थी, उसकी जमीन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, वो मुख्यमंत्री से गुहार लग रही है, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, जो लोगों ने मेरे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, हमें मारा पीटा, मारने की धमकी दे रहे। मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात है। अभी भोपाल की घटना है, 5 लोगों ने लोगों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। कैसे ब्याजखोर किस तरह से परेशान कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की राजधानी का जब हाल ये हाल है तो पूरे प्रदेश के अंशों के क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कुलबा क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहाँ है कानून व्यवस्था, चारों तरफ अराजकता का राज है। केवल और केवल हम बैठ के करके, केवल और केवल मीडिया में चर्चा करके, केवल और केवल अपने विज्ञापन कर, केवल और केवल अपनी वाहवाही लूटकर मध्य प्रदेश की जनता के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। चारों तरफ लोग भूखे मर रहे हैं,
लोगों के पास पैसा नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं। सवाल आपने किए हैं तारण साहब, मैं पटेल जी से इसके जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं। आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और आपने दोनों प्रवक्ताओं को बारी बारी सुना भी है, इस तरह की बैठकें, तारण साहब के सवाल अपने तरफ है, उनके तो जवाब लेंगे पटेल जी से, लेकिन जिस तरह से आप लगातार न केवल राजनीति को बहुत करीबी से आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है मध्य प्रदेश और देश की, इस तरह की बैठकों का जनता के प्रति क्या मैसेज जाता है? जनता क्या समझती है इस तरह की बैठकों से? जी देखिए विवेक जी, इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट बैठकों की दृष्टि से नहीं होता जी। केवल संगठन के लोग जो हैं जनता के साथ कैसे अटैच हों, जो जनप्रतिनिधि हैं वो, और संगठन के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार से जनता के बीच में जाएं, जी। इन सब बातों का मंत्र फूका जाता है। क्योंकि भाजपा चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए उन कार्यकर्ताओं को ये लगते रहना चाहिए कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हमसे मिल रहे हैं, पार्टी के नेता हमसे बात करते हैं जी। इसलिए बैठकों का अपना एक जो तय तरीका है वो उन्होंने भाजपा जनसंघ संघ और इन लोगों ने अपना रखा है, उसके आधार पर वो लगातार बैठकें करते हैं। लेकिन जहां तक जनता का प्रश्न है, तो जो समझदार लोग हैं जिनके पास अपना अनुभव है, चाहे वो संगठन का है, चाहे वो पहले सत्ता का रहा हो, वे सब लोग समय समय पर काम करने वाले लोगों को ये बताते हैं। यहाँ युवाओं से काम लिया जाता है, बुजुर्ग मार्गदर्शन देते हैं। आज सुबह से ही मैं उस ट्वीट को पढ़ रहा हूँ जिस ट्वीट का आनंद तारण जी ने उल्लेख किया है। जी। 4-5 बार एमएलए रह करके कोई आदमी, उसके बाद 2-4 बार मिनिस्टर रहने के बाद भी आदमी कोई ये कहे कि मुझे अब उम्र के अंतिम दौर में कार्य समिति में नहीं रखा, इससे बड़ा पाखंड राजनीति का कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि कांग्रेस को ये इसलिए प्रिय लगेगा, नेचुरली लगना भी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी उम्रदराज हैं, कमलनाथ जी उम्रदराज हैं, दिग्विजय सिंह जी उम्रदराज हैं। अब यहाँ युवा आनंद तारण का क्या महत्व है? वो केवल प्रवक्ता के रूप में आए और अपना भाषण झाड़ के चले जाएं। संगठन में तो वही लोग सक्रिय रहेंगे ना। भाजपा ने एक बड़ा परिवर्तन किया है जिसको पीढ़ी परिवर्तन के रूप में हम लोग देख रहे हैं, वो सफल होता है तो देश की राजनीति के लिए बड़ा उदाहरण है। यदि असफल होता है तब एक प्रयोग करने का साहस किसी राजनीतिक दल ने तो दिखाया। तो इसलिए विवेक जी, मेरा मानना ये है कि बुजुर्गों को आशीर्वाद देने के लिए अब घरों में बैठना चाहिए, क्योंकि मैं अब फिर एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जी सर, सचिन तेंदुलकर को रिटायर करने के लिए हमने एक उम्र के क्रिकेटर्स को गायब कर दिया जी, और आज जो क्रिकेटर आ रहे हैं वो सारे सचिन तेंदुलकर के बराबर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए आप केवल ये कहते रहे कि साहब बुजुर्ग हैं और उनका वो अपमान हो गया। कोई अपमान नहीं हुआ। जिसको 5-5 बार मिनिस्टर बना दिया उसका क्या अपमान हो गया? तो आने वाली पीढ़ियों को समय मिलना चाहिए। बिल्कुल। जीतू पटवारी जी कितने बढ़िया नेता हैं जी, क्या जिम्मेदारी दी? कुछ नहीं साहब, आइए और कमलनाथ जी की तारीफ करके चला जाइए। आनंद तारण जी, मैं कब से देख रहा हूँ इनको, 30 बरस हो गए देखते देखते। 30 बरस में ये केवल दिग्विजय सिंह की। ये सही में सर, ये जो बात आपने कही है ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसमें जवाब देना। चलिए, मैं पटेल साहब से अब जवाब जरूर लूंगा, क्योंकि आनंद तारण जी ने जिस तरह से लगातार आरोप लगाए हैं, मैं चाहूंगा सनवर पटेल साहब बीजेपी की ओर से आप सरकार का भी पक्ष रखें और बताएं कि किस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है। खासतौर से जो अभी सवाल हुए हैं उस पर तो जवाब जरूर दीजिए। देखिए विवेक जी, जैसा सम्माननीय हमारे वरिष्ठ विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, हमारे पत्रकार वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो हमारे साथी आते हैं, अब चूंकि उनका धर्म है वो अपना पक्ष रखे हैं, इसलिए वो अपना आरोप लगा देते हैं जी। पर बात ये सही है कि वहां पर कोई नीति नहीं है कि किसको नेतृत्व करना चाहिए, किसको काम करना चाहिए और कौन काम करेगा जी। ऐसा कुछ वहाँ है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता के बीच जाती है, उसकी योजना बनाने के लिए कैसे जनता के बीच जाना है हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है। प्रदेश कार्य समिति होती है, उसमें उसकी अपनी व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाता है, उसमें जनजातीय प्रस्ताव रखा जाता है, वैक्सीनेशन पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। अरे भाई, ये हमारी कार्य पद्धति है, इसमें आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम तो इसी प्रकार से काम करते हैं।
और आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके वहाँ व्यक्ति विशेष की पार्टी, जैसा शर्मा जी ने बताया कि जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे पिता समान है, वो भी हमारे सम्माननीय है, मना नहीं है, लेकिन जब वो अब बैठक नहीं कर सकते, वो दौड़ भाग नहीं कर सकते, तो उनको अनंत तारण जी को देना चाहिए काम, उनको देना चाहिए अन्य लोगों को काम, लेकिन क्या वो देते हैं? नहीं देते हैं। अब दूसरा, हमारे सम्मानित तारण जी ने कहा कि किस प्रकार से एक मंत्री जी ने बयान दे दिया। अब अभी सुबह में एक डिबेट में बैठा था, तो आप ही की तरह स्टेट के, तो वो कह रहे थे कि साहब वो तो मंत्री जी हमारे पिछड़े हैं, दलित है, इसलिए उनको माफी मांगने के लिए बोल दिया। अब यही तय नहीं कर पाते हैं, इनके यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए नियंत्रण नहीं है। आप चाहते क्या है? क्या मंत्री जी को ऐसा बोलना चाहिए? हम चाहते हैं और हमने सीधे निर्देश दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि चाहे मंत्री हो चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, उसको मर्यादा में रहना पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसके लिए स्वयं माफी मांगी है, मंत्री जी ने स्वयं माफी मांगी है। जब माफी मांग ली तो वहां बात खत्म हो जाती है। लेकिन कांग्रेस को किसी प्रकार से भड़काने की और बहकावे की राजनीति करना है, इसलिए जब माफी मांग लेते हैं तो कहते हैं कि साहब वो तो मंत्री जी इस वर्ग के थे इसलिए उनसे माफी मंगवा दी। अरे भाई, विष्णुदत्त शर्मा जी किस वर्ग से हैं? वो तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने माफी मांगी है जी। हमने स्पष्ट कहा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है, किसी भी माँ, किसी भी बहन और किसी भी बेटी का अपमान चाहे कोई हो, वो सहन नहीं किया जा सकता, किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। और रही बात कानून व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई अपराध करता है तो अपराध के पहले कोई यंत्र नहीं आता है तारण जी, कि उस यंत्र से पहचान लिया जाए कि यह अपराध करने वाला है। अपराध एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी अपराध निंदनीय है, लेकिन अपराध होने के बाद किसी को भी आज दिनांक तक बख्शा नहीं गया। और अपराधों की संख्या की जहां तक आप बात करते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ एफआईआर होती है, यहाँ आपके द्वार एफआईआर होती है, यहाँ ऑनलाइन एफआईआर होती है। इस कारण हम लोग कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए हुए हैं, इस कारण एफआईआर की संख्या ज्यादा है, लेकिन उसके साथ ही संख्या प्रोसिक्यूशन की भी ज्यादा है। पूरे देश में सजा दिलाने का काम अपराधियों को सबसे ज्यादा कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। बहुत अच्छी बात है सनवर पटेल साहब, जिस तरह से आपने बीजेपी के बारे में बताया, सरकार के बारे में बताया, सबसे महत्वपूर्ण कई सारी योजनाएं भी। आनंद तारण जी, क्या आपको लगता है सर ऐसा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ताओं पर ये इस बात का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये जो सीनियर नेता हैं, जिन्हें अब मार्गदर्शक मंडल, मैं तो नहीं कहूंगा, वो तो आपकी पार्टी का निजी फैसला है, आपकी पार्टी क्या हाईकमान उसका फैसला करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात होती है कि टैलेंटेड जो युवा हैं आपकी पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर पे भी कई बार इस बात पर लंबो बहस हुई है, कई बार हमने देखा, राज्य में भी इस तरह की बातें उठती है, कई प्रतिभावान नेता हैं युवा जिनको वो जगह नहीं मिल पा रही। क्या वाकई में आप लोग को ऐसा लगता है कि युवाओं को वो सही स्थान नहीं मिल पा रहा है आपकी पार्टी में? जी आनंद तारण जी, चलिए मैं सुरेश शर्मा जी का रुख करता हूं। आदरणीय सुरेश शर्मा जी, जो बात आप कह रहे थे वो निश्चित तौर पर सर बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए ना केवल मुश्किल वाली बात है, एक डिफेंड करने पे भी काफी मुश्किल जाता होगा, पर क्या आपको लगता है कि 2023 से पहले कुछ समीकरण बदलेंगे कांग्रेस पार्टी में, कुछ ऐसे युवाओं को भी अवसर मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जवाब जो है वो निश्चित रूप से आनंद तारण जी देंगे या कांग्रेस के कोई दूसरे प्रवक्ता जी। मेरा एक सवाल जो मैं बीच में उठा रहा था, शायद वो आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई जी। आज देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो महंगाई है जी, और भाजपा के प्रवक्ता महंगाई पर जवाब देने में हमेशा बचते हैं, क्योंकि 915 रुपए का 210 रुपए का यदि सिलेंडर आ रहा है जो पहले 600 रुपए का आता था, उस पर जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ। पेट्रोल निश्चित रूप से पेट्रोल के भाव अभी भी शतक पार करे हुए हैं, इतना छोड़ने के, इतनी कमी करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेट्रोलियम कंपनियां जो है ये भरपूर मुनाफा कमा रही है जी। कोरोना काल में आम आदमी की जेब में आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जो केवल वेतन कर्मचारी हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, परंतु उनके जो बाकी व्यापार व्यवसाय वाले थे या जो छोटा मोटा अन्य काम करते थे उनके पास आमदनी का जरिया इतना शुरू नहीं हुआ है जितनी ये है। तो इसलिए हमेशा जो है इस सवाल का जवाब बीजेपी के नेतृत्व टाल देता है। मेरा कहना यह है कि आनंद तारण जी का तो ठीक है, मैंने सवाल उठा दिया था,
कि उनके युवाओं को, लेकिन शरमन पटेल जी को भी ये जवाब देना चाहिए कि आफ्टरऑल महंगाई के बारे में क्या नीति है, क्या हम विकास के लिए महंगाई अनिवार्य है कि मान करके छोड़ दें। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं सनवर पटेल जी से इसका जवाब लूंगा। आनंद तारण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपसे ये सवाल किया गया था सर कि जो बात चाहे आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कही हो, ये आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि आपके पार्टी में कई प्रतिभावान युवा नेता हैं लेकिन उनको वो मंच नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, सबको मंच मिल रहा है, जिसका जो सम्मान है मिल रहा है। आपने कभी ये नहीं देखा हो, कांग्रेस के लोग कभी विरोध नहीं करते संगठन के अंदर आके, किसी तरह की ऐसी बात नहीं आती, और जहां कोई ऐसी बात आती है हम उनको तुरंत देखें। लेकिन आप ये बताइए कि एक तो ये कि जो अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी जो बोलती है कि हम चार क्षेत्र हमारा अलग, लेकिन आज वो न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, न वो दूसरी पार्टी से अलग हटके लाइन है उनकी। आज वो किस तरह के काम करने लगी है कि जो 20 साल से सरकार में थी, अगर वो 15 साल की सरकार थी और 15 साल के बाद उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, और अगर हमसे कह रहे कांग्रेस के चलो कोई नाराज थे लोग, तो क्या आवश्यकता पड़ती कि आपका चाल चरित्र चेहरा अलग था, आप दूसरी पार्टी लाइन से अलग थे? क्या आवश्यकता थी उन लोगों को आपको जोड़ना था? जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया था, आप विपक्ष में बैठते 5 साल तक, देखते कि क्या भाई दूसरी पार्टी क्या काम करती है, लेकिन आपने अंतोकथवा कांग्रेस को तोड़कर अपनी सरकार बनाई। और आज सरकार बनाने के बाद पूरे प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, चारों तरफ अराजकता है। मैंने बार बार एक बात बोली कि कल हमारे भोपाल राजधानी में एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि ब्याजखोरों ने उनको इतना परेशान कर रखा था, उनकी 1 करोड़ रुपए की कम से कम प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इतने वो कष्ट हो गए थे उनसे, इतनी उनकी बेइज्जती हो गई थी, उन्हें आत्महत्या करना पड़े। तो शासन प्रशासन कहाँ है? कहाँ है पुलिस प्रशासन? कहाँ है शासन? कहीं कुछ नहीं है। मतलब चारों तरफ जंगल राज है, अराजकता का माहौल है, और उनको अपनी आत्महत्या करना पड़ी। क्या कारण? और मुख्यमंत्री जी क्षेत्र की एक बेटी का ही मैंने अभी जिक्र किया। तो क्या हो रहा है? तो हम कहाँ हैं? हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम महिलाओं की बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, और किस तरह की बातें कर रहे हैं। और आज अगर मुख्यमंत्री जी को आके बात करना पड़ा कि हमारा सम्मान है, तो काय का सम्मान है? आत्महत्या क्यों मजबूर हुई आत्महत्या करने के लिए? और वही हमारी बहन है, उसी मामले में आज गिरफ्तार किया उन लोगों को, गिरफ्तार किया। ये नौबत क्यों आई? क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई? और आज लगभग 20 साल से आपकी सरकार है, 15 महीनों को छोड़ के, तो कैसा हम चरित्र स्थापित कर रहे हैं? कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश को कैसा बनना चाहते हैं? और आप कहते हैं हम बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम बहुत अच्छे। भाई जनता को आपसे क्या फायदा हो रहा है? जनहित में आपने कौन से काम किए? आज तो महंगाई चरम सीमा पर है, इस चीज कहाँ है? आज गैस के सिलेंडर का रेट 1000 रुपए की तरफ जा रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल की हालत क्या है? आप किसानों को खाद बीज नहीं दे पा रहे हैं। तो चारों तरफ तो जंगल राज जैसा है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान। तो आज हम किस जगह पे ले जा रहे हैं प्रदेश की जनता को? तो ये अराजकता का माहौल कैसे खत्म होगा? क्या केवल हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक कर करके अपने आप को मजबूत कर करके और प्रदेश को और देश को कमजोर करते जाए? आपके वायदे क्या है जो आपने वायदे किए थे जनता से, और वो वायदे क्या है? आपने बोला 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आपने बोला था हम 15 लाख रुपए देंगे, आपने बोला था कि हम काला धन लेके आएंगे, तो आज तो काला धन स्विस बैंक में डबल हो गए। तो किस स्तर पे बोल रहे हैं कि हम सक्षम है और समझदार हैं, बहुत जनता की सेवा कर रहे हैं? जी ठीक है सर। आदरणीय सनवर पटेल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगा सर, फिर सुरेश शर्मा जी का रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता तारण जी ने कहा है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस को आपने क्यों तोड़ा। देखिए, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं तोड़ा। कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। कांग्रेस ने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा दिखाया था, और चेहरा दिखाने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने लगातार अपमानित करने का काम किया सिंधिया जी को 15 माह तक। जब उन्होंने कहा कि अगर आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मैं रोड पर उतर जाऊंगा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने कहा उतर जाइए। अरे कितना घमंड और कितना दम है ये कि उतर जाइए। अब लगातार आप अपमानित करने का काम करेंगे, और उन्होंने अपना अपमान नहीं सहा, और जहां उन्हें सम्मान मिल सकता है, जहां राष्ट्र हित में वो काम कर सकते हैं, जहां जनता के हित में वो काम कर सकते हैं, वहां पर वो आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज वो मिले हैं। तो इसमें कांग्रेस ने कहीं नहीं तोड़ा है। आप अपना घर देखिए कि आप अपने लोगों को अपमानित क्यों करते हैं। इसके बाद सचिन पिटला जी को क्यों आना पड़ा? आप सचिन पिटला जी, आपने अरुण यादव जी को टिकट क्यों नहीं दिया, जो पिछड़ा वर्ग के नेता है, बड़े नेता है? ये कांग्रेस की रीति नीति साहब कि वो अपने
जनता के बीच ताकतवर नेताओं को अपमानित करती है और भारतीय जनता पार्टी यथा योग्य सम्मान देती है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। ठीक है, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। जी नहीं, मुझे तो वही बातें दोहराने की स्थिति में ही हूँ मैं कि जो कांग्रेस है वो अपने युवाओं को आगे लाने का प्रयास करे। भाजपा जो है महंगाई और अन्य चीजों पर जो है उसको नियंत्रण करने का, क्योंकि आप सरकार में हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो इसलिए यदि पेट्रोलियम कंपनियां गड़बड़ कर रही तो आप उनको नियंत्रण में करिए। लेकिन इसके साथ केवल इतना भर नहीं है कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और इनके भाव बढ़ गए। मैं जो दवाई लेता हूँ वो मैंने कल खरीदी तो 22-25 रुपया जो है 10 वाली तो बढ़ गया है। निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बात है जी। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर देखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। जहाँ तक बी एल संतोष जी का सवाल है, चूंकि समापन इसी से कर देते हैं जी जी, जहाँ तक बी एल संतोष जी के बैठक लेने का काम है तो ये एक सिलसिलेवार है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी एक टिप्पणी विवेक जी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं सुबह से सोच रहा था कि ये सब क्या है। कुशाभाऊ ठाकरे का संगठन ऐसा जो है कैसे हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व हर तीसरे दिन यहाँ बैठा रहता है। तो ऐसा कुशाभाऊ ठाकरे के द्वारा बनाया हुआ वो संगठन, क्या ऐसा भय लग रहा है केंद्रीय नेतृत्व को कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे पास समय बहुत कम हो चला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सत्ता, संगठन और समन्वय की। कहीं ना कहीं बीजेपी की यही बड़ी ताकत है जो उसको चुनाव में दिखाई देती है। अलग अलग सबके अपने अपने विचार इसी विषय पे थे। तो फिलहाल के लिए इंडिया स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।